चलिए, पहली यूनिट सबसे बड़ी है क्योंकि इसको 40 नंबर कंटेन किए इसने, है ना। 2 सवाल आते हैं 20-20 नंबर के इस यूनिट से, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि 20-20 नंबर के 2 सवाल आ जाए, कभी कभी 30 नंबर की यूनिट भी बैठती है। मतलब 20 नंबर मिनिमम और 40 नंबर मैक्सिमम इसके पास होते हैं यूनिट के पास। यूनिट नंबर सेकंड छोटी है, इसलिए उसके पास केवल 20 नंबर होते हैं, वो 20 नंबर का ही मामला रखती है। चलिए, तो चलिए कल के बाद स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और नेक्स्ट मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द, अभी देखना आप लोग, अगर कल आपने ढंग से पढ़ा होगा तो ये चीज़ आपको फटाफट आ जाएगी, और अगर नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आज वाली क्लास में हम लोग फिर से बहुत धीरे धीरे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे इसको। फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, या फिर ऑफ मैट्रिक्स। देखो, जो मैट्रिक्स लिखने वाला ना वो पाउली मैट्रिसेस हैं, है ना। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए पाउली मैट्रिसेस होती क्या है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि याद कर लेना पाउली मैट्रिसेस सारी की सारी, है ना। मैं बार बार लिखूंगा और बार बार आएगी, इसलिए याद होनी चाहिए। चलो, अब मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 0 0 -1, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पाउली मैट्रिक्स है। तो ये बेटा थर्ड पाउली मैट्रिक्स है, सिग्मा जेड, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे लिखता हूँ मैं 0 - आयोटा और आयोटा 0, ये कौन सी पाउली मैट्रिक्स है। तो ये सेकंड पाउली मैट्रिक्स है, सिग्मा वाई। और थर्ड 0 1 1 0, ये कौन सी पाउली मैट्रिक्स है, ये फर्स्ट पाउली मैट्रिक्स है, सिग्मा एक्स, ठीक है। चलिए, अब हम फटाफट से बारी बारी काम करते हैं, इनकी आइगन वैल्यू और इनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल काम है, ठीक है। कल भी आपको सिखाया था, आज भी आप लोग सीख लो। जैसे मान लो हम लोग डील करते हैं पहली मैट्रिक्स के साथ में, पहली मैट्रिक्स है 1 0 0 -1। तो देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह हूँ ना, तो मैं इसको सोल्व करने के लिए एक स्टेप लिखता हूँ। देखो, एक स्टेप ये लिखता हूँ मैं डायगोनल एलिमेंट्स में से लेमडा को माइनस कर देता हूँ। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव मतलब जो विकर्ण पर उपस्थित होते हैं उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। तो ये विकर्ण अवयव कहलाते हैं। तो मैं सीधा ये करता हूँ कि हर विकर्ण अवयव में से लेमडा को माइनस कर देता हूँ। तो ऐसा तुम्हें भी करना है, पर हाँ ये तब करना है जब तुम नेट के सवाल कर रहे हो, ठीक है। और फिर इसको जीरो के बराबर कर दो। अभी तुम लोग क्या है, एमएससी में हो, तो तुम लोगों को क्या है कि तुम लोगों को एमएससी में एक्सप्लेन करना होता है ना चीज़ों को, एक्सप्लेन करना होता है ना चीज़ों को। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल पूरा लिखते हैं, है ना। तो आप लोग लिखो, यहाँ पे एक लाइन लिख लो, टू फाइंड द आइगन वैल्यू, टू फाइंड द आइगन वैल्यू, टू फाइंड द आइगन वैल्यू यूजिंग आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो तुम्हें थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, है ना, यूजिंग आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो क्या होती है आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो पहले यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पर हमारे पास ये जो तुम्हें दी हुई है ना, ये ए मैट्रिक्स है। तो गिवन दैट ए मैट्रिक्स क्या है तुम्हारे पास, ये है, जिसकी तुम्हें क्या निकालनी है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। तो जो मैट्रिक्स गिवन होती है ना, उसको हम ए के मान लेते हैं, जैसा अपन ने कल माना था। और टू फाइंड द आइगन वैल्यू, हमें आइगन वैल्यू इक्वेशन काम में लेनी पड़ती है, जो ये वाली होती है, जहाँ पे आई जो होती है वो यूनिटी मैट्रिक्स कहलाती है। वेयर, ये मैं पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूँ, हर सवाल में यही लैंग्वेज रिपीट करनी है। मैं हर सवाल में डिटेल नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में कर देंगे हर सवाल को हम लोग। बट हाँ, जो लैंग्वेज लिखते हैं ना सवाल करते वक्त एमएससी में, जो डिटेल्ड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिखते हैं, तो उसमें हम लोग की लैंग्वेज लिखनी पड़ती है थोड़ी बहुत। तो मैं आपको लिखा रहा हूँ, आधी आधी चीज़ें जो है वो आपको छोड़ दूंगा अगले सवाल में, तो वो आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना। वेयर आई इज द यूनिटी मैट्रिक्स, तो ये तो हर सवाल में आएगा, इसमें तो कोई नई बात है नहीं।
और 2/2 की है आपके पास गिवन मैट्रिक्स, ए के मैट्रिक्स 2/2 की है, इसलिए यूनिटी मैट्रिक्स भी 2/2 की ही आएगी। इसी को बोलते हैं यूनिटी मैट्रिक्स। यूनिटी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है एक एक मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए उसका, सारे 1 होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स बस। अब वापस से वही काम करना। अब ये डिटेल में लिख रहा हूँ मैं आज पहला सवाल, क्योंकि आज ये पहला दिन है। अगर कुछ बच्चे मान लो कल नहीं आए होंगे तो उनको शायद पता नहीं होगा कि हम लोग किस तरह से सवाल करते हैं आइगन वैल्यू के, इसलिए मैं डिटेल में कर रहा हूँ। ये ए केप लिखते हैं, फिर यहाँ लेमडा लिखते हैं, फिर यहाँ पे यूनिटी मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर इसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। अगले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, 1 0 0 1, फिर लेमडा को जब मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, तो रूल ये होता है कि जब भी कोई मैट्रिक्स से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, जब किसी को मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो उसका हर एक एलिमेंट ऐड होता है। जैसे पहला एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट से ऐड होगा, बीच में माइनस साइन है ना, इसलिए 1 माइनस लेमडा। फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे से ऐड होगा, मतलब 0 माइनस 0। तीसरा वाला तीसरे से ऐड होगा, मतलब 0 माइनस 0, 1 माइनस, ओके सॉरी यहाँ माइनस है तो -1 माइनस लेमडा। देख लो आ गई ना वही मैट्रिक्स जो मैंने आपको समझाई थी। लो, तो ऐसे ही करना है आपको, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स में से हमेशा माइनस को लेमडा कर दो और आपको फिर यहाँ से काम करना स्टार्ट करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट को सोल्व करना आप सबको आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सबको आता है। तो ये 1 माइनस लेमडा और -1 माइनस लेमडा बराबर 0, और माइनस को बाहर निकाल लो तो लेमडा -1 और लेमडा +1 बराबर 0। तो ये कितना होगा मेरे पास, माइनस तो 0 के वहाँ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई, +-1। ये पाउली मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है बेटा, याद कर लेना। पाउली मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि पाउली मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा +-1 आती है, चाहे वो कोई भी पाउली मैट्रिक्स हो, कोई भी, सिग्मा x हो, सिग्मा y हो, सिग्मा z हो, हर पाउली मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू +-1 आती है। एक चीज़ तो ये, एक और प्रॉपर्टी मैं आपको समझा दूं, यहीं पे देख लो आप। पाउली मैट्रिक्स का ट्रेस ऑलवेज 0 आता है। ट्रेस मतलब होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब जो विकर्ण अवयव है उन सब का एडिशन 0 आना चाहिए, इसे ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेस। तो पाउली मैट्रिक्स का ट्रेस हमेशा 0 होता है, चाहो तो देख लो, इनका ट्रेस हमेशा 0 आएगा, है ना। तो ये अगली प्रॉपर्टी होती है। तो पाउली मैट्रिक्स अगर तुम भूल जाओ ऊपर नीचे, तो ये प्रॉपर्टी दो मेन प्रॉपर्टी है जो तुम लोग याद कर लोगे ना, तो पाउली मैट्रिक्स में अप्लाई कर देना। अगर वो फॉलो हो रही है इसका मतलब तुम्हें जो याद है वो सही है, वरना कभी भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मत होना, ठीक है ना। तो हाँ, तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, पहली पाउली मैट्रिक्स के लिए क्या निकाल लिया, आइगन वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो कल ही सिखाया था मैंने आपको, आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम पर्टिकुलर आइगन वैल्यू लेते हैं। तो आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू पहली आइगन वैल्यू, कोरस्पॉन्डिंग टू पहली आइगन वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, लेमडा इजिकल टू +1। तो इसके लिए निकालेंगे हम लोग, है ना। अब मान लो हम लोग को पहले तो शुरू में मानने पड़ते हैं। सो लेट हम लोग पहले मान लेते हैं x1 है, तो वो कितना है, अब 2/2 की मैट्रिक्स है इसलिए 2 ही आपको लेने पड़ेंगे, 1 और 2। हाँ, तो कैसे यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं, इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए इक्वेशन ये होती है कि a केप माइनस लेमडा आई और x1 बराबर 0। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हारी जगह हूँ ना, तो मैं तो सीधा क्या करता हूँ कि जो a केप मैट्रिक्स है उसके डायगोनल में से लेमडा को माइनस कर देता हूँ, है ना। कैसे करता हूँ, जैसे मान लो ये पहला एलिमेंट था 1, लेमडा को माइनस कर दो,
तो लेमडा क्या है तुम्हारे पास 1 है जो तुमने अभी ले रखा है यूज में, दूसरा एलिमेंट 0, तीसरा एलिमेंट 0, चौथा एलिमेंट -1, उसमें लेमडा को माइनस कर दो और x1 की वैल्यू पुट कर दो, x1 x2 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस सिंपली लाइक 0 0 0 -2। तो बेटा ये आपको अब इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी है, तुम सोचोगे नंबर ऑफ जीरो रोज बनानी है, इसमें पहले से जीरो रोज है तो आपको सीधा ही आर्बिटरी सॉल्यूशन लेना है। हाँ, अगर जीरो रो नहीं होती ना तो हमें कुछ टिकड़म लगानी पड़ती, कुछ प्रॉपर्टी लगानी पड़ती और हमें किसी ना किसी रो को जीरो करना पड़ता। सारी रोज को जीरो करना इम्पॉसिबल है, तो मैक्सिमम जितनी रोज को जीरो कर पाओ उतना कर दिया करो। यहाँ ऑलरेडी हमारे पास जीरो रो अवेलेबल है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे आर्बिटरी सॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑर्डर माइनस रैंक। कल ही समझाया था मैंने, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मतलब होता है जितने बाई जितने की मैट्रिक्स है। अब हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स है तो हमारे पास ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। और रैंक मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 है, दिस इज द नॉन जीरो रो, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन जीरो रो, क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट जीरो नहीं है इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, नॉन जीरो रो। ये जीरो रो कहलाती है क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, जीरो रो। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 1 है, तो 1 लिख दो। तो आर्बिटर सॉल्यूशन क्या हो गया, 1 हो गया। अब सुनो, किसको मानेंगे हम हमारे पास सुविधा है ना मानने की किसी ना किसी एक को अपने हिसाब से। तो पहले इक्वेशन बनाएंगे, तो इसकी तो कोई इक्वेशन बनेगी नहीं, इसकी बना लो इक्वेशन। इसकी इक्वेशन बनाओ कैसे, यहाँ 0 पुट कर देते हैं, यहाँ -2 पुट कर देते हैं, तो 0 मल्टीप्लाई विद x मतलब 0, -2 मल्टीप्लाई विद x2 मतलब ये इक्वेशन बन गई। तो बेटा यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि x2 का वैल्यू 0 आ रहा है, तो जब x2 का वैल्यू 0 आ रहा है तो हमें x2 को मानना ही नहीं है, हम किसको मानेंगे, x1 को। हमारे पास सुविधा है ना स्वैच्छिक हल लेने की। इसका मतलब क्या होता है, स्वैच्छिक हल, आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन, स्वैच्छिक हल। तो हमारे पास सुविधा है कि हम किसी भी एक हल को अपनी इच्छा से मान सकते हैं। तो हमारी इच्छा x2 को मानने की नहीं है क्योंकि ये हमें निकल चुका है, हम x1 को मानेंगे। सो लेट x1 इज इक्वल टू, मैंने कहा था मिनिमम से मिनिमम मानो, तो 0 नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि 0, अरे यार, तो 0 मानते क्या हो जाएगा बेटा, 0 मानते ही पूरा x1 0 हो जाएगा, बिकॉज ये भी 0 है, अगर ये 0 ले लो तो फिर 0 इम्पॉसिबल है। आइगेन वेक्टर 0 इम्पॉसिबल है दोनों एलिमेंट, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो इससे सही रहेगा, इससे कम कुछ नहीं है। तो हमारे पास निकल चुके हैं दोनों एलिमेंट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आइगेन वेक्टर क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग x1 1 है, x2 0 है, तो ये क्या हो गया, 1 0 हो गया। ठीक है। अब रही बात नॉर्मलाइज्ड करने की, तो बेटा ये तो नॉर्मलाइज्ड है ना, चाहो तो करके देख लो, ये नॉर्मलाइज्ड ही है, इसको नॉर्मलाइज्ड चेक कर लो भले, नॉर्मलाइज्ड कर भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/√1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर वही का वही आएगा आपको, तो कोई नई बात नहीं है, वो तो वही आएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा आइगेन वेक्टर निकालते हैं, कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा बराबर -1। नाउ आइगेन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू -1 निकाल सकते हो ना। अब तो क्या दिक्कत है, वही हम लोग मान लेते हैं कि वो x2 है और 2/2 की मैट्रिक्स, इसलिए x3 और x4 दो मान लो। आप लोग कैरेक्टरिस्टिक लिख देते a माइनस लैम्डा आई और x2 बराबर 0। वही डायगोनल एलिमेंट्स जो है उसमें से लैम्डा को माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास x3 x4 बराबर 0। थोड़ा और सोल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 0 0। तो ये हो गया x3 x4 0। ठीक है।
और वही बात है आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन ऑर्डर माइनस रैंक, तो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है और रैंक है 1, क्योंकि रैंक मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो ये 1 हो गया। अब किसको मानेंगे उसके लिए हम लोग पहले इक्वेशन बनाएंगे, तो इसकी इक्वेशन बनाने का कोई मतलब नहीं है, इसकी बनाओ इक्वेशन। तो यहाँ 2 लिख दो या 0 लिख दो, तो 2x3, तो बेटा x3 का वैल्यू 0 आ गया, तो हमको x4 मानना पड़ेगा। तो लेट x4 बराबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास x2 कितना आ गया 0 1, ये भी नॉर्मलाइज्ड है, चाहो तो देख लेना। तो हमारे पास पहला सवाल हल हो गया। पहला सवाल था मेरे पास, मुझे ये जो मैट्रिक्स है ना, पहली मैट्रिक्स, इसके लिए आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 1 0 0 1 ये थर्ड पाउली मैट्रिक्स कहलाती है, तो मैंने निकाल ली ना बेटा। तो यहाँ पे लिख दो, इसका मतलब तुम्हारे पास 2 आइगन वैल्यू आ गई, लैम्डा बराबर +1, और करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर भी निकाल ली तुम लोगों ने। क्या निकाले 1 0। आपने दूसरी आइगन वैल्यू निकाल ली λ2 -1, एंड इसके करस्पॉन्डिंग आपने आइगन वेक्टर भी निकाल लिए। क्या निकाले आपने 0 1। ये आपके पहले सवाल का हल और ये उसका आंसर। सही बात है। अब बताओ आई बात समझ में? आसान सवाल था ना ये तो बहुत आसान सवाल है। अभी तो आगे बड़ा सवाल आएगा 3 बाई 3 की मैट्रिक्स का। क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस सवाल में? वेरी गुड। अब आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो सिग्मा वाई है। सिग्मा वाई मतलब सेकंड पाउली मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो दूसरा सवाल ये है कि जो आपको मैट्रिक्स गिवन है ना, वो सेकंड पाउली मैट्रिक्स है, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। अब मैं लंबा नहीं करूँगा क्योंकि अब तुम्हें आ गया और तुम्हें लैंग्वेज लिखनी भी आ गई। तो मैं आइगन वेक्टर निकालूंगा पहले फटाफट से। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए मैं पहले ये वाली इक्वेशन का यूज़ करता हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला है लंबा नहीं करना, केवल आपको इतना करना है कि डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा को माइनस कर देना है। तो ये तुम्हारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यहाँ से लैम्डा को माइनस कर दो। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को छेड़ो ही मत, बस डायगोनल में से लैम्डा को माइनस कर दो और निकालने की जरूरत नहीं। पाउली मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि उसकी आइगन वैल्यू +-1 आएगी तो आएगी। अब देखो आगे, माइनस लैम्डा माइनस आयोटा आयोटा माइनस लैम्डा बराबर 0। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो फटाफट, तो कितना हो जाएगा λ² माइनस माइनस आयोटा और आयोटा का मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर बराबर 0। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो λ² -1 बराबर 0। सोल्व करोगे तो लैम्डा बराबर +-1, दैट्स इट। आनी थी वो तो, ठीक है, +-1। अब आपको निकालना है आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू लैम्डा बराबर +1। वही चीज़ है, पहले हम इसको x1 मान लेंगे, तो x1 और x2 दो मान लेंगे। अब बनाओ इसकी इक्वेशन, तो वही है, इक्वेशन होती है a माइनस लैम्डा आई और x1 बराबर 0। देखो a माइनस लैम्डा आई मतलब डायगोनल में से लैम्डा को माइनस कर दो, मतलब लैम्डा कितना है माइनस कर दे 1 हो गया ना। ऑफ डायगोनल को छेड़ना ही नहीं है, डायगोनल में लैम्डा को माइनस कर दो। लैम्डा क्या है तुम्हारे पास 1 है, तो 1 को माइनस कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 x2 0। सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, -1 माइनस आयोटा आयोटा -1। अब देखो इसमें कहीं भी 0 रो नहीं बन रही, तो भैया आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन तो 0 जाएंगे। इस स्थिति में क्या है, आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन बराबर ऑर्डर माइनस रैंक, तो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है और रैंक कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो 1 और 2, 2 नॉन जीरो रो है ना, तो 2। तो हमारे पास तो कोई सुविधा ही नहीं है हल मानने की, तो बेटा फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम लोग को तिगड़म लगानी पड़ेगी। अब तिगड़म लगानी पड़ेगी ताकि मैं कुछ जीरो कर पाऊँ। तो तिगड़म सोचो क्या लगानी पड़ेगी। अगर मैं एक काम करता हूँ कि R1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूँ,
है ना। तो यहाँ हो जाएगा माइनस आयोटा और यहाँ हो जाएगा +1 और इसको जोड़ दूँ R2 में और कहीं भी रख दो तुम्हारी जहाँ इच्छा हो। तो मैं इसको R1 में रख देता हूँ, है ना। देखो क्या हो जाएगा, आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे R1 से, तो मतलब जब हम लोग -1 का मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से तो माइनस आयोटा हो जाएगा, उसको आयोटा में जोड़ देंगे R2 में तो 0 हो जाएगा और उस 0 को हम रख देंगे R1 में। इसी प्रकार आयोटा को जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा +1 और +1 जब -1 में ऐड होगा तो 0 हो जाएगा और उसको यहाँ, तो ये टिकड़म काम कर गई और इससे हम लोगों को क्या मिल गया, एक 0 रो मिल गई। अब हम लोग हमारा आगे का प्रपंच कर सकते हैं कि हमारे पास अब सुविधा है आर्बिटरी सॉल्यूशन बराबर ऑर्डर माइनस रैंक, तो 2x2 की मैट्रिक्स है और रैंक 1 होगी तो ये एक सॉल्यूशन हम लोग मन से मान सकते हैं। तो कौन सा मन से मानेंगे, उसके लिए पहले हम लोग बनाएंगे इक्वेशन। तो इसकी तो इक्वेशन बन नहीं सकती है, इसकी बन सकती है, तो बनाओ इक्वेशन आयोटा -1, तो आयोटा x1 माइनस x2 बराबर 0। अब जो इच्छा हो मान लो, चाहो तो x1 मान लो, चाहो तो x2 मान लो, तुम्हारी जो इच्छा हो। तो अगर मैंने x2 को लिया, अगर मैंने x2 को 0 ले लिया तो तुम्हारा x1 भी 0 हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए x2 को हम लोग 1 मान लेते हैं, ये हम लोगों ने लेट कर दिया। आप चाहो तो x1 को मान सकते हो, ये आपकी इच्छा है ना। मैंने पहले ही कहा था कि आइगेन वेक्टर यूनिक नहीं होते, सबके अलग अलग आंसर आ सकते हैं। तो यहाँ पे आयोटा x1 -1 बराबर 0, तो आयोटा x1 बराबर 1, तो x1 1 आयोटा मतलब -1। आयोटा को ऊपर नीचे ले जाने पर माइनस आता है ना, तो नीचे वाला आयोटा जो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कैसे होता है ये, हम लोग क्या करते हैं, आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आयोटा नीचे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो वो क्या हो जाता है आयोटा अपॉन -1, तो ये माइनस आयोटा, इस प्रकार से। इसलिए बोलते हैं कि आयोटा को ऊपर नीचे करने पर माइनस साइन आता है, तो वो इस प्रकार से आता है। तो ले देखिए हमारे पास x1 आ गया, कितना आ गया x1 x2, तो x1 कितना है माइनस आयोटा और x2 कितना है 1, दैट्स इट। अब नॉर्मलाइज कर लो, तो नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत सिंपल काम होता है, 1/√, यहाँ पर मोड का स्क्वायर लगाते हैं, याद रखना मोड का स्क्वायर और ये भी मोड का स्क्वायर। तुम लोग नॉर्मल स्क्वायर कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब आयोटा आ गया ना। नॉर्मल अगर होता है ना तो तुम नॉर्मल स्क्वायर कर दो, बट आयोटा वाला अगर आ गया ना तो फिर मोड का स्क्वायर करना पड़ता है। मोड का स्क्वायर मतलब ये होता है कि अगर आयोटा का मोड का स्क्वायर करोगे तो आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जेड स्टार जेड, तो माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर +1, ऐसे करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बस 1/√2 माइनस आयोटा और 1। तो ये मेरे पास पहला आइगेन वेक्टर आ गया नॉर्मलाइज्ड। अब दूसरा निकाल लो। दूसरा कैसे निकालेंगे, आइगेन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा बराबर -1, इसको हम x2 मान लेते हैं ना, है ना। ये हो जाएगा मान लो x3 और x4। इसका मतलब बनाओ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, a माइनस लैम्डा आई, ठीक है। तो a क्या था मेरे पास, मैं साइड में लिखूँ क्योंकि आप लोग भूल चुके होंगे, वो बहुत ऊपर निकल गया है, वो था 0 माइनस आयोटा, आयोटा 0। अब इसके डायगोनल एलिमेंट्स में से आप लैम्डा को माइनस कर दो, तो डायगोनल एलिमेंट्स है 0, लैम्डा माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया x3। अब दिक्कत नहीं, अब आगे देखो 1 माइनस आयोटा, आयोटा 1, और ये बराबर हो जाएगा x3 x4,
हाँ, फिर इसको जीरो करना है अपने को, रोको। तो क्या करूँ मैं, तिगड़म लगाओ। अगर मैं तिगड़म लगाता हूँ इसमें, तो बहुत सिंपल सी बात ये है कि तुम आयोटा का मल्टीप्लाई कर दो R1 से, तो क्या हो जाएगा आयोटा, हाँ ठीक है, और इसको माइनस कर दो R2 से, कर सकते हो ना। यहाँ पे आयोटा का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, आयोटा, R2 से माइनस कर दिया तो जीरो, और इसको कहीं भी रख दो, सपोज मैंने R1 में रख दिया, ठीक है ना। पर याद रखना, जो भी प्रॉपर्टी लगाओगे वो हमेशा रो में लगानी है, कॉलम में कोई प्रॉपर्टी नहीं लगती है, और जो प्रॉपर्टी लगाओगे वो पूरी रो में अप्लाई होगी, कंप्लीट रो में, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि एक एलिमेंट में अप्लाई कर दी, तुम्हारा मर्जी पड़े तो यहाँ पर आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे नहीं चलता है ना। अगर प्रॉपर्टी लगानी है तो पूरी रो में लगती है प्रॉपर्टी, है ना। तो यहाँ पे आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और इसको माइनस कर दिया, और R1 में पुट कर दिया, तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर आयोटा का मल्टीप्लाई +1 में से 1 गया तो जीरो, और ये आयोटा और 1। तो बेटा अब आपको जब इक्वेशन, तो इसकी तो बनेगी नहीं इक्वेशन, इसकी बना लो इक्वेशन। कैसे बनाओगे, आयोटा और 1 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आयोटा मल्टीप्लाई विद x3 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद x4 बराबर 0। और वही बात है, कुछ भी एक आप लेट कर लो, आपकी जो इच्छा हो। वो आपके पास में क्या है, आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन एक है, ऑर्डर माइनस रैंक, तो ऑर्डर माइनस रैंक, तो एक कोई भी आप अपने हिसाब से मान सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। सपोज आपने x3 मान लिया, तो x3 को हम 1 मानेंगे, 0 मान नहीं सकते ना, क्योंकि वो 0 हो जाएगा सारा कुछ। तो ये आयोटा प्लस x4 बराबर 0 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में x4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो बेटा तुम्हारे पास x2 कितना आ गया, 1 माइनस आयोटा। कोई इंसान बोले कि सर मैं तो यहाँ पर x4 मानूंगा, तो मान लो, आइगन वेक्टर थोड़ा सा अलग आ जाएगा उसका, तो वो यूनिक नहीं होता आइगन वेक्टर। वो इसको नॉर्मलाइज कर दो, नॉर्मलाइज करना अब तुम्हें आ गया ना, नॉर्मलाइज कर दो, अब तुम्हें आ ही गया ना नॉर्मलाइज करना, ये होता है। तो ये मेरे पास आ गए, तो मेरे पास दो मैट्रिक्स आ गई, सॉरी दो आइगन वैल्यू आ गई, लेमडा प्लस 1। इसके लिए हम लोगों ने निकाल लिया, x1 निकाला था, कितना निकाला था, माइनस आयोटा और 1, है ना। और दूसरा भी तुम्हें निकाला λ2 बराबर -1, और इसके लिए x2 निकाला तुम लोगों ने, वन माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। आई बात समझ में, इस तरह से निकालते हैं। अब बताओ कोई डाउट सवाल में, नो सर। नो। अब देखो एक सवाल तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, वो जो थर्ड मैट्रिक्स है ना, उसका तुम लोग कर लेना, ठीक है। एक बार तो एक आध चीज़ तुम भी तो ट्राई करो, कुछ तुम्हें भी तो आनी चाहिए कुछ करना। मैं आपको एक सवाल बताऊँगा 3x3 की मैट्रिक्स का, है ना। ओके सर। 3x3 की मैट्रिक्स तुम्हें सोल्व करनी आनी चाहिए। अभी तुमने 2x2 की मैट्रिक्स सोल्व करी है ना, तो अब मैं तुम्हें 3x3 की मैट्रिक्स का एक सवाल करवा रहा हूँ। वो थर्ड क्वेश्चन तुम लोग खुद कर लेना, जो कि फर्स्ट पाउली मैट्रिक्स थी। सुनो भाई, क्वेश्चन ये है, वही क्वेश्चन है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स याद करना है। थोड़ा कठिन सा कराऊंगा मैं तुम्हें, कठिन 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 और सरल सा सवाल दूंगा।
होमवर्क में, ये रहा। तो ए केप क्या है, 1 2 3 0 2 4 0 0 3 है ना। आपको क्या निकालना है, इसके आइगेन वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो देखो प्रोसीजर वही है जो मैंने आपको समझाया है। डायगोनल एलिमेंट्स में से लेमडा को माइनस कर दो, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, विकर्ण अवयव, है ना। तो वो आपको करना ही पड़ता है कि लेमडा आई। अब यहाँ पे आई जो है ना वो 3/3 की मैट्रिक्स बन जाएगी, यूनिटी 1 1 1, क्योंकि ये ए के मैट्रिक्स आपकी 3/3 की है, तो यूनिटी मैट्रिक्स भी 3/3 की बन जाएगी। और डायगोनल एलिमेंट्स में से आपको क्या करना है, लेमडा माइनस कर देना है। तो यहाँ से लेमडा माइनस, लेमडा माइनस और लेमडा माइनस, और बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को ऐसा का ऐसा ही छोड़ देना है। अरे यार ऐसा का मतलब जो लिखा है वैसा, मतलब बेटा किसका माइक ऑन है, 2 3 4, इसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ देना है, ठीक है ना। तो अब आगे देखो, ये डिटर्मिनेंट बन गया ना। अब इस डिटर्मिनेंट को आपको सोल्व करना है। सोल्व करना आता है, कोई सी भी एक रो या एक कॉलम पकड़ लो जिसमें ज़्यादा जीरो आ रहे हैं ना, वो पकड़ लो। तो आप ये वाली रो पकड़ लो, मेरे हिसाब से तो जो मैं समझता हूँ इसमें जीरो बहुत सारे आ रहे हैं। ये पहला एलिमेंट कहलाता है, ये दूसरी रो का पहला कॉलम, ये तीसरी रो का पहला कॉलम। तो 1 1 2 1 3 1 एलिमेंट होगा ये। तो कैसे करते हैं हम लोग, पहले 1 माइनस लेमडा को ले लेते हैं, फिर इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दो, अब बचे हुए को माइनस कर लो। तो 2 माइनस लेमडा और 3 माइनस लेमडा कर दिया मैंने, ये मल्टीप्लाई भी दिए -0, यही करते हैं ना। फिर बाद में -0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे भी 0 आया, कुछ भी आए। फिर इसको लेंगे तो +0 को कुछ भी लें तो वो 0 ही आएगा, तो कोई मतलब ही नहीं सोल्व करने का। सोल्व करो इसको, तो लेमडा बराबर 1, लेमडा बराबर 2 और लेमडा बराबर 3, ये 3 वैल्यू आ गई मेरे पास। क्यों, क्योंकि ये तीनों अलग अलग लिखे हुए हैं तो सेपरेटली 0 के बराबर हो सकते हैं, इसलिए हमारे पास 3 आइगेन वैल्यू आराम से दिख रही है। कर लेंगे ना, तो मैंने सोल्व करना बताया भी ना, तुम लोग कर ही लोगे। अब आइगेन वेक्टर निकालना सीखो बेटा, ठीक है ना। तो आइगेन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लेमडा प्लस 1, तो इसको आपको मानना पड़ेगा शुरू में। तो पहले मैंने x1 मान लिया। अब 3/3 की मैट्रिक्स है, इसलिए 3 एलिमेंट आएंगे, 1 2 3, है ना। अब आप लगाओ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लेमडा आई, और ये हो जाएगा x1 बराबर 0। हमको a पता ही है, तो a अभी आपको बताया था मैंने, 1 2 3 0 2 4 0 0 3। तो पहले a माइनस लेमडा करो, तो फिर डायगोनल में से आपको लेमडा माइनस करना पड़ेगा। 2 और 3 को एज इट इज रख दो 0, डायगोनल में से लेमडा माइनस करना पड़ेगा, लेमडा मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस करना पड़ेगा, और 4 एज इट इज रख दो। फिर 0 0, डायगोनल से लेमडा माइनस, x1 x2 x3 बराबर 0, ठीक है। अब सॉल्व करो तो 0 2 3 0 1 4 एंड 0 0 2। सर डायरेक्ट कैसे हटाएंगे ना, पहले तो लेमड़ा से गुना करेंगे, लेमड़ा आई है, फिर ए में से हटाएंगे ना सर। शाबाश, पर मैंने तुम्हें ट्रिक बताई है ना। ट्रिक तो क्या है, मतलब प्रैक्टिस होती है। तो देखो बेटा, जब आप है ना लेमडा को आई से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो लेमडा को आई से मल्टीप्लाई करके तुम्हारी मैट्रिक्स क्या बनेगी, लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0, यही बनेगी ना, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, Yes, उसको ए में से माइनस कर दोगे, तो ए में से माइनस करते ही केवल डायगोनल वाले माइनस होंगे, ऑफ डायगोनल तो वैसे भी 0 0 0 है, तो ऑफ डायगोनल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ बेटा,
लेमडा को डायगोनल से माइनस कर देता हूँ, तो मुझे ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता लंबा वाला। तो आप लोग कुछ मत करा करो, इस चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए ए मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को लेमडा से माइनस कर दो। अब लेमडा फिक्स है 1, तो हम लोगों ने क्या करा, डायगोनल वाले 1 2 3 को 1 2 3 को 1 1 1 से माइनस कर दिया। बस वो करोगे तब भी तुमको लंबा वाला प्रोसीजर एग्जाम में करना है। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझा दिया कि प्रोसीजर क्या क्या है, लैंग्वेज क्या लिखनी है। अब हर सवाल को मैं आपको बस शॉर्टली बता रहा हूँ कैसे करना है, बाकी इसको लैंग्वेज में जमा के तुम लोग अपने रजिस्टर में लिख सकते हो, और चाहो तो एग्जाम में जमा के लिख देना, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो केवल प्रैक्टिस है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर 0। अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि कोशिश करो कि जितने रो 0 कर पाओ उतने रो 0 कर दो। अभी इस तरह के सवाल में एक भी रो 0 नहीं है। एक बार बताओ, क्या इसमें कहीं भी कोई भी रो 0 है क्या? न यहाँ पर 0 है, न यहाँ पर 0 है, न यहाँ पर 0 है, कोई भी रो 0 नहीं है। अब अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रोसीजर आ रहा हो जिसके माध्यम से हम कोई रो को 0 कर सकते हैं तो तुम बता दो, अदरवाइज हम लोग नॉर्मली सॉल्व करना जानते हैं कि हम लोग बस लंबा पड़ जाता है वो प्रोसीजर। देखो, अगर दिमाग चलता है तुम्हारा तो चला लो, मतलब कि कोई रो को 0 कर लो, और नहीं चलता है तो सीधा हर एक इक्वेशन बना लो और उनको 3 को सोल्व कर लो, क्योंकि 3 वेरिएबल है x1 x2 x3, 3 इक्वेशन बनेगी। कैसे बनेगी? इसके करस्पॉन्डिंग बनाओगे ना, तो 0 का x1 से मल्टीप्लाई, 2 का x2 से मल्टीप्लाई, और 3 का x3 से मल्टीप्लाई। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इससे बनेगी 0 का x1 से मल्टीप्लाई, 1 का x2 से मल्टीप्लाई, और 4 का x3 से मल्टीप्लाई। और थर्ड इससे बनेगी 0 का x1 से मल्टीप्लाई, 0 का x2 से मल्टीप्लाई, 2 का x3 से मल्टीप्लाई, है ना। यहाँ से आपको अब इनको सोल्व करना पड़ेगा। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल कर सकते हो आराम से। तो यहाँ से मिल रहा है, इस वाली इक्वेशन को आप गौर से देखिएगा तो आपको ये मिल जाएगा कि x3 का वैल्यू कितना है मेरे पास, 0। ठीक है, इसको ऊपर कहीं पुट कर दोगे तो x2 कितना आ जाएगा, 0। लो भैया, अब क्या करें? अब x2 0 है, x3 0 है, अब x1 कहाँ से लेके आएंगे? x1 तो कहीं अता पता ही नहीं है। x1 का तो कहीं अता पता ही नहीं लग रहा मुझे कि x1 की वैल्यू क्या निकाली जाए। तो अब देखो भाई, इस तरह की हालात में क्या करना चाहिए? इस तरह के हालात में बस एक ही काम करना होता है, एक और प्रोसीजर होता है मैट्रिक्स को इक्वेशंस को सॉल्व करना। तुम्हें आता है शायद, वो यहाँ पे लिख लो। जैसे x1 अपॉन बराबर x2 माइनस x2 अपॉन और बराबर, आता है क्या ये तुम्हें करना? फिर हम लोग क्या करते हैं कि जब x1 निकालते हैं ना, तो x1 वाला मामला अपन हटा देते हैं। मतलब कैसे करते हैं देखो, बताओ आपको, 4 दूनी 8 ऐसा करना होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 एकम 3, तो फिर ये करना पड़ता है हमें 8 माइनस 3। अब x2 निकालते ना, तो x2 निकालते वक्त हम लोग क्या करते हैं, x2 को निकालते वक्त हम लोग x2 को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दो, है ना। 0 मल्टीप्लाई विद 4 और 3 मल्टीप्लाई विद 0, तो 0 मल्टीप्लाई विद 4, 3 मल्टीप्लाई विद 0। और x3 निकालते वक्त हम लोग क्या करेंगे, x3 निकालते वक्त 0 मल्टीप्लाई विद दिस एंड 0 मल्टीप्लाई विद दिस, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 0 माइनस 0। तो अल्टीमेटली ये होता है कि x1 x2 x3 की वैल्यू आ जाएगी 5 0 0, तो जो x1 आ जाएगा वो आ जाएगा 5 0 0। अब नॉर्मलाइज्ड कर दो इसको, तो नॉर्मलाइज्ड करते वक्त क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 1/5 एंड 1 0 सॉरी 5 0 0
और या फिर तुम चाहो तो x1 को निकाल लो 1 0 0, क्योंकि 5 का डिवाइड हर मैट्रिक्स एलिमेंट्स हो, 5/5 0/5 0/5, तो ये भी कर सकते हो आप लोग। और अगर तुम्हें इस तरह से कुछ समझ में नहीं आए तो फिर अपना ट्रेडिशनल मेथड लगाओ, दिमाग लगाओ कि कैसे भी करके किसी भी एक रो को हम जीरो कर पाए। कैसे करोगे एक बार सोच के देखो। अगर तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना तो अपना लगाओ कि किसी भी एक रो को जीरो करने की कोशिश करो। तो सोचो, मैं भी सोचता हूँ। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अगर मैं पहली रो को सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तब तो नहीं होगा, जीरो तो नहीं हो रहा है। अगर दूसरा काम करें कि हम लोग पहली रो में से 2 का मल्टीप्लाई करके 2 से 3 बार भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। एक बार ही लगाओ, ज़रूरी नहीं है बेटा। आप कोई भी प्रॉपर्टी को एक बार लगा दो, फिर दूसरी बार फिर लगा दो, ऐसे भी कर सकते हो। कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है, करके देखो एक बार। तो अगर मैं, चलो एक काम कर ही लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ कि R2 को ना 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको माइनस कर देता हूँ मैं R1 में, और इसको रखता हूँ मैं R2 में। एक बार करके देखना, हिट एंड ट्राई मेथड। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा ये एक एलिमेंट जीरो हो जाएगा इस चीज़ से। तो क्या हो जाएगा, R2 में रखना है तो R1 को तो छोड़ो मत। 2 R2 करा मैंने, तो यार 2 में से ये R1 गया तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये एक तो 0 हो गया मेरा। और 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए तो 5। चलो, और R3 को छेड़ो मत। 4 दूनी 8, इससे कुछ इफेक्ट हुआ क्या? एक एलिमेंट जीरो हुआ, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा ज़्यादा, क्योंकि 4 3 12। हाँ, अब देखो, अब दूसरी प्रॉपर्टी लगा दो। दूसरी प्रॉपर्टी ये लगा दो, कैसे ना कैसे अगर मैं R2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, और R3 को मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से, और दोनों को माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद इसको रख दो R3 में या R1 में, कहीं भी रख दो। क्या होगा इससे? तो R1 में तो कोई इफेक्ट हुआ नहीं, आपने R3 में रखा है तो R2 में भी कोई इफेक्ट हुआ नहीं। अब हमने अप्लाई किए R3 में, तो 2 मल्टीप्लाई विद R2, मतलब यहाँ हो गया 5 दूनी 10, और यहाँ हो गया 5 दूनी 10, तो 0 हो गया काम। ये टिकड़म लगा दी और अपन ने कुछ ना कुछ तो कर कुरा के कर ही दिया काम, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से अब हमारे पास निकल सकते हैं आर्बिटरी सॉल्यूशन बराबर ऑर्डर माइनस रैंक। तो ऑर्डर कितनी हो गई मेरे पास? ऑर्डर है 3/3 का, और रैंक मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो 1 और 2, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो एक सॉल्यूशन हम लोग मन से मान सकते हैं। अब वो कौन सा मानेंगे वो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। तो 2x2 + 3x3 = 0, ये मेरी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 5x3 = 0, क्योंकि ये 0 0 है, तो x3 का वैल्यू तो 0 आ ही रहा है यहाँ से, और इसका वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे तो तुम्हारे पास x2 का वैल्यू भी 0 आ रहा है। अब रही बात x1 की, तो x1 हम अपने हिसाब से मान सकते हैं। तो हम लोग के पास एक छूट है मानने की, तो लेट x1, अब हम लोग 0 नहीं मान सकते ताकि आइगन वेक्टर 0 हो जाएगा वरना, तो हम x1 को 1 मान लेंगे। तो x1 1 मानते हैं, तुम्हारे पास x1 का वैल्यू हो जाएगा 1 0 0, आ गया ना, देखो वही वेक्टर, तो जो निकाला था वो आ गया। तो ये इजी मेथड है। तुम लोग ये सारी इक्वेशन मैंने इसलिए कराया ये तुम्हें, ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊँ कि सारी इक्वेशन को सॉल्व करके हल करना लेंदी पड़ता है। अब देखो मैंने ये लगाया प्रोसीजर, कितना लेंदी पड़ा, ये आया आंसर क्या? ये आया आंसर। तो दिस इज द लेंदी मेथड। इसीलिए तुम लोग मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगाओ, जिसे मैं तिगड़म बोलता हूँ। तो तिगड़म लगानी अगर आपको आती है तो फिर आप लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो ये तिगड़म देख लो, एक बार में हल नहीं होगा, तो हम लोग को 2 बार लगानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, पहली बार में मैंने इसको 0 कर दिया, दूसरी बार में मैंने इसको भी 0 कर दिया। तो ये करना पड़ता है, तो ये करना हो
थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो ये हो गया, तो ये x1 का वैल्यू कितना आ गया x। अब बाकी तुम्हारा होमवर्क, अब तुम क्या करोगे, लेमडा बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल के लेके आओगे। सबके आइगन वेक्टर अलग अलग आएंगे, हो सकता है आए, जरूरी नहीं है सबके सेम आए, ठीक है ना। मैंने जब निकाले थे ना, तो मैंने जब निकाले थे तो मेरे आइगन वेक्टर इसके करस्पॉन्डिंग आए थे, ये मैं नॉर्मलाइज बता रहा हूँ आपको, नॉर्मलाइज आया था मेरा 2 1 0। और जब मैंने लेमडा 3 निकाला था ना, मतलब 3 के लिए, तो मेरा आया था, सबके अलग अलग आ सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि सबके सेम आएंगे, इसलिए तुम लोग चिंता मत करना, प्रोसीजर सेम होना चाहिए और प्रोसीजर सही होना चाहिए, बाकी अलग अलग आए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। चलिए ये तुम्हारा होमवर्क है, इसके बाद एक और होमवर्क ले जाओ और फिर तुम लोग कर लेना इसको, ये आसान सा दूंगा। अगर तुम्हारे पास मान लो ये होमवर्क है, एक कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 3 0 और 0 0 5, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको निकालना है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू साफ साफ दिख रही है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स है, ऑफ डायगोनल 0 है, तो इसे बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा डायगोनल पर रखी होती है, तो इसकी लैम्डा 1 रहेगा 1। ये डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि आइगन वैल्यूज जो होती है वो डायगोनल पर रखी होती है, तो 1 3 5 इसकी आइगन वैल्यू हो गई। अब आइगन वेक्टर यूनिक नहीं होते, इसलिए अलग अलग हो सकते हैं सबके अलग अलग, तुम लोग निकाल लेना तुम्हारी इच्छा के अनुसार, जो जो तुम्हारे आए वो तुम्हारा आंसर रहेगा। प्रोसीजर सही होना चाहिए, बाकी आइगन वेक्टर सबके सेम ही आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ तुम्हारी ये यूनिट कंप्लीट। अब अगली यूनिट पढ़ेंगे कल से, ठीक है ना।